अमीर वर्सेस गरीब बहू 2। लखनपुर नाम के गांव में दिव्या और भारती नाम की दो बहू रहा करते थे। दिव्या का पति राघव सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और भारती का पति संजय एक छोटा मोटा नौकरी करता था। राघव पढ़ा लिखा होने के नाते उसने दिव्या गरीब होने के बावजूद उससे प्रेम विवाह किया। दिव्या भी बहुत अच्छी लड़की थी। संजय ने अपने माता पिता के कहे अनुसार उनके मुताबिक एक अमीर घर की लड़की से शादी किया। संजय की नौकरी भारती को पसंद नहीं थी, फिर भी वो अपने माता पिता के लिए शादी के लिए हाँ बोल दी। भारती एक नंबर की घमंडी लड़की थी और बहुत मुंहफट थी। भारती संजय को पति का दर्जा कभी नहीं देती थी, वो हमेशा उसे नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। ये सब देखकर एक दिन दिव्या भारती से, ये क्या कर रही हो भारती? तुम्हें अपने पति के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार शादी किए तो पति परमेश्वर होता है। वैसे संदीप तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उनका दिल तुम रोज तोड़ती हो। क्या तुम्हें ये शोभा दे रहा है? ओए बड़ी आई मुझे बोलने वाली, ये नसीहत जाकर तू किसी और को सुना, मुझे मत दे। मैं तेरी जैसी 2 कौड़ी की औरत की नसीहत का भाव नहीं देती। मेरे पास अक्ल है। तू कौन होती है मेरे और मेरे पति के बारे में बात करने के लिए? मैं चाहे उसको कुछ भी कहूँ, तेरा क्या जा रहा है? मैं तेरे पति को तो नहीं बोल रही हूँ ना। जाकर अपना काम कर। भारती की बात सुनकर दिव्या को बुरा लगा और वो ये बात जाकर अपने पति राघव से बोली तो राघव उससे कहा, देखो दिव्या, बेकार में तुम उनके मामले में घुस रही हो। वो कैसी औरत है तुम तो जानती हो। मेरी माँ बाप ने पैसे के लालच में आकर संजय का जीवन बर्बाद कर दिया। वैसे इस घर में हम ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, क्योंकि ऐसी औरतों के साथ हमें रहना मतलब नरक में रहना जैसा है। हम कल ही ये घर छोड़कर किसी दूसरे घर में चले जाएंगे। अगले ही दिन राघव और दिव्या दोनों घर छोड़कर निकल गए। वो दोनों जाकर किराए के मकान पर अपना घर बचाए। वो दोनों बहुत खुश थे। भारती का बर्ताव इतना बुरा था कि उसके सास ससुर भी घर छोड़कर भाग गए। अब भारती संजय के साथ और ज्यादा बुरा बर्ताव करना शुरू कर दी। घर का पूरा काम संजय से करवाती थी। झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े धोना, यहाँ तक कि बर्तन मांजना भी संजय ही करता था। संजय भारती से छुटकारा पाने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन भारती मार्केट से अपने स्कूटी में लौटते वक्त आकर बस से टकरा दी। भारती बुरी तरह से घायल हो गई और अब वो अपने ही घर में बिस्तर पकड़ ली। देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं थे। संजय को सही मौका मिल गया। अब वो अपना पूरा बदला भारती के ऊपर लेने लगा। जितना भारती उसके साथ बुरा बर्ताव की, उससे बढ़कर उसने भारती को सजा दी। उसने भारती को भूखा रखा, पानी की बूंद तक उसको नहीं पिलाया। खुद उसके सामने दुम दबाकर खाने लगा, पर खाने का एक निवाला तक उसके मुंह में नहीं डाला। भारती की हालत का खबर जब दिव्या को मिली तो दिव्या भागते हुए आ गई और भारती की सेवा में जुड़ गई और भारती कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। तब जाकर भारती को एहसास हुआ कि किसी को चोट पहुंचाना कितनी बुरी बात है। वो दिव्या के पैर में गिरी। मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आपसे भी ज्यादा मेरे पति के साथ मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माफी मांगना चाहती हो तो अपने पति से मांगो, हो सके तो वो माफ कर देगा तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। भारती जाकर अपने पति के पैर में गिर गई। संजय का दिल पिघल गया। संजय ने भारती को माफ कर दिया और अब पूरा परिवार एक हो गए और साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। पगली बहू। संगमपुरम नाम के गांव में सरस्वती नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। उसका इकलौता बेटा रघु ने राधा नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया। सरस्वती बहुत अच्छी औरत थी। वो अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। रघु शादी करके जब घर लेकर आया, सरस्वती ने बिना रोक लगाए अपनी बहू राधा को धूमधाम से स्वागत किया। सरस्वती राधा को बेटी जैसी मानती थी। राधा भी बहुत अच्छी थी, पर वो थोड़ी पगली थी। कब क्या करना है उसे पता नहीं था। सुबह उठकर नाश्ता बनाने के बजाय खाना बनाती थी और खाना बनाने के टाइम पर नाश्ता बनाती थी। राधा की ऐसी स्वभाव देखकर सरस्वती को उसके ऊपर तरस आया। एक दिन सरस्वती आकर राधा से, बेटी राधा, आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे और तुम अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर देना। याद रखना, इस सरस्वती का लाज अब तुम्हारे हाथ में है बेटी। तुम्हारे खाने के स्वाद से वो लोग उंगलियां चाटना चाहिए। इतना कहकर सरस्वती वहां से निकल गई। सास की बात उसे आधा ही समझ में आई। उसे यही बात समझ में आई कि मेहमान कैसे उंगलियां चाटे। मेहमान सभी घर आए। मेहमान आते ही राधा ने सबका पैर छुआ।
मेहमान बहुत खुश हो गए। मेहमान में से एक बुजुर्ग आदमी बोलने लगा, आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां होती कहां पे हैं? सरस्वती, तुम बहुत किस्मत वाली हो ताकि तुम्हें ऐसी बहू मिली है। हमारी यहाँ भी बहुएं हैं, ना बड़ों की इज्जत करते हैं ना बड़ों का ख्याल रखते हैं। राधा खाना बनाने में व्यस्त हो गई। घर का सारा पकवान उसने खुद बनाया। अब खाना खाने का वक्त हुआ। डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा खाना सजाया। राधा खुद अपने हाथों से खाना परोसा। सभी लोग खाने का निवाला मुंह में ले ही रहे थे, तब राधा उन्हें रोका। रुकिए, आप लोग खाने से पहले एक चीज करना भूल रहे। माँ जी ने मुझे बताया मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप लोगों को मेरी उंगलियां चाटनी होगी, उसके बाद खाना खाइए। सब लोग हैरान होकर देखने लगे। सरस्वती को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राधा ने अपनी उंगलियों को सारे मेहमान को चटवाया। मेहमान पूरा हक्का बक्का हो गए। सब लोग एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। मेहमान तभी के तभी खाना छोड़कर वहां से निकल गए। राधा को मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सरस्वती शर्म से सर झुकाकर बैठ गई। अब वो अपनी बहू के साथ क्या करेगी उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। सरस्वती राधा को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से, बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुम बहुत भोली हो, पर ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें खुद को होनहार बनाना है। ऐसे रहोगे तो दुनिया में बुद्धू बनकर रह जाओगी। अगर तुम्हें कोई बुरा कहेगा तो रघु को तो बुरा लगेगा ही, और साथ साथ मुझे भी बुरा लगेगा। आज से मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करो। देखना, कुछ ही दिनों में तुम होनहार बन जाओगी। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? राधा सर हिलाकर हाँ बोली। फिर से सरस्वती राधा से, क्या तुम रघु से बहुत प्यार करती हो? राधा फिर से सर हिलाकर हाँ बोली। तो फिर वादा करो, आज के बाद मैं जैसी कहूंगी वैसी करोगे। कोई उटपटांग काम नहीं करोगी। इतना कहने के बाद सरस्वती राधा को खुद ब खुद सब कुछ सिखाई। राधा और सरस्वती दोनों दोस्त जैसे रहने लगे। कुछ ही दिनों में राधा होशियार और होनहार भी बन गई।